हेलो एनिमे लवर्स। आप लोगों से कुछ कहना था। दरअसल कल से मेरी एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, इसलिए मैं कुछ दिनों तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा और मैं नेक्स्ट वीडियो सीधा ही 2 जनवरी को अपलोड करूँगा। तब तक आप लोग प्लीज़ इंतज़ार कर लेना। उसके बाद से ही मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगा और दोनों चैनल पे एक एक वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आप लोगों का एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो पर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इनोसेंट एक्स डेविल के एपिसोड नंबर 6 को। तो एपिसोड का स्टार्टिंग वहीं से होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हम सभी ने देखा था कि जियाओ जी मेन कैरेक्टर से कहती है, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें किसी से मिलवाना है। लेकिन मेन कैरेक्टर जवाब में उसे मना कर देता है, जो सुनकर जियाओ जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो गुस्से के मारे मेन कैरेक्टर की कुटाई कर देती है। और इतना ज़्यादा पिटाई होने के बाद मेन कैरेक्टर आखिरकार मान जाता है और वो दोनों के दोनों उस बंदे से मिलने के लिए निकल पड़ता है। वहीं पर पास के एक बिल्डिंग के छत पे ली यूनफे बैठा हुआ रहता है, जो कि उन दोनों को जाते हुए देखकर मन ही मन सोचता है, आखिर ये लड़का है क्या? इसे तो टैंक पावर ने पूरी तरह से जकड़ लिया था और ये एक मॉन्स्टर में बदल गया था, लेकिन इसके बाद भी ये फिर से एक इंसान के रूप में कैसे आ गया? और वो आगे सोचता है, और हाँ, मैं इस लड़की के बारे में कैसे भूल सकता हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और साथ ही थोड़ा स्ट्रांग भी है। जब हमारी अगली बार मुलाकात होगी तो मैं इसे फाइट के लिए ज़रूरी चुनौती दूंगा। वहीं पर ली यूनफे ये सब खुद से कह ही रहा रहता है कि तभी उसके पीछे उसकी अंकल आ जाता है और आते ही उसके पिछवाड़े पे लात मारते हुए कहता है, नालायक, क्या तू फिर से उनसे लड़ाई करने के बारे में सोच रहा है? और वहीं पर अंकल की लात खाने के बाद ली यूनफे उस छत के ऊपर से गिरते गिरते बचता है, जिसकी वजह से उसके दिल की धड़कन बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाता है और वो अपने दिल की धड़कन को कंट्रोल करते हुए अपने अंकल से कहता है, अंकल, आपने ऐसा क्यों किया? मैं तो लगभग यहाँ से गिरते गिरते बचा। अगर मैं यहाँ से गिर जाती तो मैं यहाँ पर तुरंत ही मर जाता। वहीं पर अंकल उसे देखते हुए फिर से उसको डांट लगाते हुए कहता है, तू नालायक का नालायक ही रहेगा। क्या तुझे मैंने टैंक पार वाले लोगों की पीछा करने के लिए कहा था? क्या तू खुद को ही मारना चाहता है? ये सुनकर ली यूनफे कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। मैं फिर से उनका पीछा दोबारा से नहीं करूँगा। वहीं पर वो दोनों ये सब बातें कर ही रहता है कि तभी उन दोनों को अचानक से एहसास होता है कि उनके अलावा भी छत पे कोई और भी है और वो जल्दी से साइड कर मुड़ के देखता है तो वहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ रहता है, जिसे देखते ही अंकल की फट के हाथ में जाता है और वो फिर से ली यूनफे को डांटते हुए कहता है, नालायक, तूने हमें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दी है। और वहीं पर उस छत के ऊपर खड़ा हुआ वो बंदा उन दोनों से कहता है, मैंने सुना कि यहाँ पर कोई मर गया है, इसीलिए मैं यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए? टियान उइन जोंग वहीं पर अंकल की फटी पड़ी रहती है और वो कांपते हुए आवाज़ में कहता है, नहीं, शायद से आपको कोई गलतफहमी हो चुकी है, मैं आपको समझा सकता हूँ। लेकिन वहीं पर उस बंदे के मुंह से अपने अंकल का पूरा नाम सुनकर ली यूनफे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर ली यूनफे उस बंदे की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अंकल की पूरा नाम लेने की? अब तो तुम मरोगे। और ये कहते हुए ही ली यूनफे अपने पास से 3 नीडल्स निकाल लेता है और उनसे उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं पर ली यूनफे को ये सब करते हुए देखकर अंकल तियांग की फट के हाथ में जाता है और वो घबराते हुए कहता है, नालायक, रुक जा, तू ये क्या कर रहा है? लेकिन वहीं पर ली यूनफे अपनी अंकल की बातों के ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देता और वो उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है और वो तीनों के तीनों नीडल्स बिजली की तेज़ी से उस बंदे की ओर आगे बढ़ता है। लेकिन वो बंदा उन तीनों नीडल्स को बड़ी ही आसानी से पकड़ लेता है, जिसे देखकर ली यूनफे के भी फटके हाथ में जाता है और वो कांपती हुई आवाज़ में कहता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? उसने आखिर ऐसा कैसे किया? और तभी अचानक से अंकल तियांग ली यूनफे को अपने झरी से मारते हुए कहता है, नालायक, अगर तू मरना चाहता है तो तू अकेले जाके मरना, तो मुझे भी अपने साथ क्यों खींच रहा है? और ये कहकर अंकल तियांग ली यूनफे की सर को झुकाने लग जाता है, जो देखकर ली यूनफे को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो सामने की ओर उस बंदे की ओर देखकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है। और वहीं पर अंकल तियांग ली यूनफे के सिर को झुकाते हुए और साथ ही खुद भी झुकते हुए उस बंदे से कहता है, आप इस बच्चे को माफ़ कर दीजिए, ये थोड़ा इमेच्योर है और साथ ही थोड़ा बेवकूफ़ भी है। और वहीं पर ली यूनफे अपने अंकल को इतने ज़्यादा घबराते हुए देखकर
अपने अंकल से कहता है, अंकल आप आखिर इस बंदे से इतना ज़्यादा घबरा क्यों रहे हैं। वहीं पर ये सुनकर अंकल की और भी ज़्यादा फट जाता है और वो काँपती हुई आवाज़ में कहता है, आप इसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। ये बहुत ज़्यादा नालायक और बेवकूफ़ है और साथ ही ये कुछ समय पहले ही हमारे सेक्टर में आया है, इसलिए ये आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता। इसलिए आप इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। लेकिन वहीं पर वो बंदा उन दोनों की ओर देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, आखिर तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम लोग मुझे गुस्सा दिलाने के लायक भी हो। और ये कहकर वो उस बंदे को घूर के देखता है और इसके साथ ही ली यूनफे के ऊपर बहुत ही खतरनाक प्रेशर पड़ता है और वो अंकल टैंक के हाथ से छूटकर सीधा छत पे धंस जाता है और इतनी खतरनाक प्रेशर की वजह से उसके नाक मुंह से भी खून निकल आता है। और इसके साथ ही वो बंदा अंकल टैंक की ओर उड़ते हुए आता है और वो अंकल टैंक की ओर देखते हुए कहता है, क्या तुम्हारे सेक्ट लीडर ने मुझसे ये प्रॉमिस नहीं किया था कि वो जियाओ मिंग्यू के पीछा नहीं करेगा और साथ ही उसके मामलों में टांग नहीं अड़ाएगा। लेकिन फिर भी वो सारे के सारे लोग जियाओ मिंग्यू के ऊपर नज़र रखते हैं। लेकिन तब मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, मैंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन आज तो तुम लोगों ने हद ही कर दी। तुम लोगों ने ना केवल उसकी पीछा की बल्कि उसके साथ बातें और उसके साथ उसे मारने की भी कोशिश की और इसके साथ ही उसकी टैंक पावर को भी जगा दिया। और वो बंदा आगे अंकल टैंक से कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर कोई गलती करता है तो उसे उस गलती का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता। ये सुनकर अंकल काँपती हुई आवाज़ में कहता है, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें सारा का सारा गलती मेरा है क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट को ठीक से नहीं सिखाया। इसलिए जो भी सज़ा देना है मुझे दीजिए, इसको प्लीज़ छोड़ दीजिए। और ये सब कहकर अंकल टियांग अपनी तलवार को निकाल लेता है और वो उसे निकालते हुए कहता है, और इसका जो भी परिणाम होगा वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। और ये सुनकर वो बंदा अंकल टियांग के करीब आते हुए कहता है, तो ये तय रहा, अब हमारे बीच में कुछ भी और दुश्मनी नहीं रहेगी। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और वो वहाँ से जाते हुए अंकल टियांग की ओर मुड़ते हुए कहता है, और हाँ आप अभी बहुत ज़्यादा बुरे हो चुके हैं, इसीलिए आपको अभी से आपका अपना और भी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। और हाँ मैंने आपके बाएं हाथ के जो एको पॉइंट रहता है उसे ब्लॉक कर दिया है ताकि वहाँ से कुछ खून ना निकल सके, इसीलिए ही आपको मुझे थैंक यू भी कहना चाहिए। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और ये सुनकर उस बुढ़ाव की और भी ज़्यादा फट जाता है और वो अपने बाई हाथ में उन तीनों के दिनों नीडल्स को लगे हुए देखकर उसकी फट जाती है और वो घबराते हुए सोचता है, आखिर उसने ये कब किया, मैंने तो इसे देखा भी नहीं। और वो बंदा वहाँ से जाते जाते कहता है, और हाँ एक और बात, तुम अपने लीडर से ये कह देना कि अब से जियाओ मिंग्यू हमारे साथ रहेगा। और ये कहकर वो बंदा वहाँ से उड़ के निकल जाता है और वहीं पर अंकल टियांग अपनी तलवार की ओर देखकर कुछ सोचता है और इसके साथ ही वो अपने तलवार से अपनी बाई हाथ को काट लेता है, जिससे उसे असहनीय दर्द महसूस होता है और वो दर्द के मारे अपने घुटनों में आ जाता है। और वो अपने नालायक पोते से कहता है, नालायक, मैंने तुझे सबसे पहले ही कहा था कि तुझे इस टैंक पावर से दूर रहना है, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी। ये सुनकर ली यूनफे रोते हुए कहता है, सॉरी अंकल, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि ये सब होने वाला है। और वहीं पर दूसरी तरफ उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि कुछ समय पहले ही उन दोनों को सजा दे के वापस आ रहा था और वो उन घरों के ऊपर से कुछ बिजली के खंभों के ऊपर से उड़ते हुए अपने सेक्टर में पहुंच जाता है। और सेक्टर में पहुंचने के बाद वहाँ की दरवाजे को खोलते हुए मन ही मन सोचता है, थैंक गॉड कि मेरे नाम से लोग अभी भी डरते हैं। अगर मेरे साथ उनकी सीरियस फाइट हो जाता तो मैं उनके सामने टिक ही नहीं पाता और मैं उनसे ज़रूर ही हार जाता। और ये सोचते साथ ही उसके मुंह से खून निकल आता है और वह अपने छाती को पकड़ते हुए मन ही मन सोचता है, मैंने बस अपनी थोड़ा सा ही पावर का इस्तेमाल किया, लेकिन इतने में ही मेरी पुरानी इंजरीज फिर से उभर गई। और वो वहीं पर रखी हुई एक टेबल के पास बैठते हुए खुद से कहता है, और मैं जियाओ जी को इस बारे में पता नहीं चलने दे सकता कि मैं अभी बहुत ज़्यादा घायल हूँ और बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हूँ। और वहीं पर वो बंदा जो कि शायद से लिटिल सनसेट की लीडर होगी, तभी उसे बाहर से किसी की आवाज़ सुना देता है, जो कि वो ध्यान से सुनता है तो वो जियाओ मिंग्यू की आवाज़ होता है, जो कि कहता है, अरे यार, ये सेक्टर तो बाहर से कुछ खास नहीं दिख रही थी, लेकिन अंदर से तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। वहीं पर सेक्ट लीडर उन दोनों की आवाज़ सुनकर मन ही मन सोचता है, क्या वो इतनी जल्दी वापस आ गए। और वो जल्दी जल्दी उस टेबल से उठते हुए खुद से ही कहता है,
मुझे सबसे पहला इम्प्रेशन उसके सामने बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा। लेकिन तभी अचानक से उसे अपने छाती पे और अपने दिमाग में बहुत ही तेज़ दर्द महसूस होता है और वो मन ही मन सोचता है, आखिर ये क्या हो रहा है, मुझे इतना ज़्यादा दर्द क्यों महसूस हो रहा है। और इसके साथ ही कमजोरी के कारण सेक्ट लीडर मुंह के बल फर्श पे गिर जाता है और वो खुद से ही कहता है, अरे हाँ, मुझे तो याद ही नहीं था, मैंने तो पिछले 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। तो आगे क्या होगा, क्या कहानी कोई और नई मोड़ लेगी, जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स।